नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी और एमए के विद्यार्थियों का स्वागत है इस कक्षा में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रीतिकाल की परिस्थितियां। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के पश्चात आया भक्तिकाल और भक्तिकाल के बाद का समय था रीतिकाल। बच्चों, ये 200 वर्षों का समय है जो हमारा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक का, यदि ईस्वी सन में हम इसको रूपांतरित करें तो आप 57 वर्ष घटा दीजिए। 1757 के 1643 ईस्वी सन से 1843 ईस्वी सन तक का ये समय था। इस 200 वर्षों का जो समय है इसको हम रीतिकाल के नाम से अभिहित करते हैं। और इस रीतिकाल की परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि परिस्थितियों से ही हम इस काल को जान सकते हैं अच्छे से, फिर इस काल के कवियों को जान सकते हैं, उनकी रचनाओं के मर्म को समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम करते हैं परिस्थितियां। सबसे पहले आती है सामाजिक परिस्थिति। रीतिकाल के अंदर समाज कैसा था? बच्चों, वो समाज प्रमुख रूप से 2 ही वर्गों में विभक्त था, एक अमीर साफ साफ और एक गरीब। एक तरफ तो राजा, उनके सामंत, उनके दरबारी, नगर सेठ, ये सब थे, और दूसरी तरफ आम जनता थी। ये 2 ही वर्ग प्रमुख थे समाज के अंदर। और समाज के अंदर नारी की जो स्थिति थी वो बहुत हीन थी, गिरी हुई थी। मतलब केवल सौंदर्य के आधार पर नारी एक भोग की वस्तु थी, प्रेम की वस्तु थी, और वस्तु से बढ़कर कुछ नहीं थी। उस समय बाल विवाह हो रहे थे, बहु विवाह हो रहे थे, यानी राजा के महल में यदि अनेक रानियां हैं क्योंकि विलासिता का युग था। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है बच्चों वैसी ही प्रजा होती है, वो भी उसका अनुकरण करती है। तो राजा के यहाँ अपने रनिवास में यदि कई कई रानियां हैं तो उनके सामंतों की भी कई कई पत्नियां थी, दरबारियों की कई कई पत्नियां थी। अब उनके जो नगर सेठ हैं उनकी कई पत्नियां थी, जो अमीर हैं उनकी कई पत्नियां थी। तो बहु विवाह के अंदर स्त्री का शोषण था और बाल विवाह था। उस वक्त प्रचलन में छोटी छोटी उम्र के अंदर बच्चों की शादी कर दी जाती थी। बच्चों, उस समय जो है सबसे एक खराब जो उस समय प्रथा और प्रविष्ट हुई हमारे भारत में, वो थी पर्दा प्रथा। क्योंकि मुगलों का शासन था, आपको पता होना चाहिए, बाबर से लेकर जफर तक का ये शासन काल था। बाबर क्या बेटा था? हुमायूं। हुमायूं के हुआ अकबर। अकबर तक तो मामला ठीक था, ये तीनों ही राजा विलासी नहीं थे। लेकिन अकबर के बाद की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे डावाडोल होती गई, राजा विलासिता में डूबते गए। और आप देखिए, जहांगीर हुआ, जो अकबर का बेटा जिसका नाम सलीम था, वो तो वैसे ही पी के ही पड़े रहते थे, जहांगीर तो पूरी। और उनकी पत्नी नूरजहां ने शासन चलाया। अब उसका बेटा जो शाहजहां था, शाहजहां कला प्रेमी था, शांति प्रेमी था। उसका बेटा औरंगजेब, जिसने भाइयों को तो मारा और पिता को जेल में डाला और गद्दी पे बैठा, भयंकर कट्टरता को लेकर, धार्मिक कट्टर। और उसने पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन का अभियान शुरू किया और डेली पता नहीं कितने मण जनेऊ हिंदुओं की उतरवाता था तलवार के बलबूते। कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर धार्मिक कट्टरता भयंकर थी, कला का दुश्मन था वो। तो ये तो कलाकार था, रीतिकाल जो था। इनके बाप दादाओं ने जितनी कला की आदर किया और इसने आगे सारा खराब कर दिया। तो ये जो समाज था हमारा, इस समाज के अंदर ये पर्दा प्रथा भी आ गई। क्योंकि किसी भी सुंदर स्त्री या नारी को देख लिया किसी अमीर ने, राजा ने, सामंत ने सवारी निकालते समय, और उस लड़की पे नजर पड़ी, उठा लो, यहाँ क्या काम है इसका, और अपने रनिवास में रख लेते थे, अपने हरम में रख लेते थे। ऐसे में फिर स्त्रियों ने अपना चेहरा ढकना शुरू किया, स्त्रियों को घर में रखना शुरू किया, घर से बाहर निकलना बंद हुआ और पर्दे में रहने लगी। घर के भी पर्दा और मुख पे भी पर्दा। तब से ये पर्दा प्रथा हमारे भारतवर्ष में शुरू हुई। बच्चों, आप हमारी संस्कृति के अंदर किसी भी स्त्री का चित्र देखिए, चाहे लक्ष्मी या पार्वती या सीता है, कहीं वो पर्दे में नहीं है। ये पर्दा प्रथा हमारी जो है रीतिकाल से आरंभ होती है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद से आरंभ होती है। दूसरी हमारी परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो शासन काल था मुगलों का था और एक केंद्रीय शासन की स्थापना हो चुकी थी। बाबर तोपखाना लेकर आया था और फिर उसमें उसका बेटा हुमायूं अकबर ने बहुत अच्छे से शासन संभाल लिया था। राजपूतों से मैत्री कर ली थी, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे और बहुत सारे राजा उसके झंडे के नीचे आ गए थे। दक्षिण के अंदर शिवाजी और इधर महाराणा प्रताप, ये अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो बच्चों, राजनीतिक परिस्थिति में देखते हैं
तो ये भी एक पतन का ही काल कहा जा सकता है। कारण कि ये 3 पीढ़ी तो सही थी, विलासिता में नहीं थी, लेकिन जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद के जितने भी उनके उत्तराधिकारी थे वो भयंकर कमजोर, बेहद कमजोर साबित हुए। और अंतिम जो बादशाह है जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, का उसकी उपाधि थी मोहम्मद शाह जफर पे आके खत्म हो जाता है मामला। जफर जब था तो हाथ में शीशा और इस हाथ में शराब और कंघी, बस यही शुरा और शराब, सुंदरी, इन 2 का ही सेवन था। विलासितापूर्ण पूरा का पूरा वातावरण था। युद्धों का, बाहरी आक्रमणकारियों का क्या बिल्कुल भी डर नहीं था। तो ऐसे में क्या कलाओं की तो उन्नति हो रही थी। औरंगजेब जो था वो कलाओं का बहुत ज्यादा विरोधी था। तो उसने क्या किया कि जिन कलाओं की उन्नति हुई उन कलाओं का विकास वहीं पर रोक दिया। तो ये जो काल था राजनीतिक परिस्थिति का, इसमें 3 पीढ़ी विलासिता में नहीं रही। बाद की पीढ़ियां विलासिता में रहने की वजह से आम जनता में भी वो विलासिता आई। तो सामंत वर्ग था पूरा का पूरा, उनमें वो विलासिता आई, भोग विलास की प्रवृत्ति आई और वो भोग विलास में डूबे हुए थे। तो ये भी पतन का ही काल कहा जा सकता है राजनीतिक परिस्थिति की दृष्टि से। और फिर अंग्रेज व्यापार करने के लिए आ गए थे और यहाँ आकर जो है मोहम्मद शाह जफर के दरबार में आकर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने यहाँ देखा फूट डालो राज करो। तो बच्चों ये जो बात की परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, धर्म कैसा था। हम भक्ति काल से निकल के रीति काल में आते हैं। भक्ति काल में भयंकर खराब स्थितियां थी धार्मिक, तभी तो धर्म का पुनर्जागरण काल था ये भक्ति काल। इसमें बहुत सारे संतों ने सामाजिक छुआछूत, भेदभाव, सब चीज को मिटाकर एक ईश्वर की उपासना पे जोर दिया। अलग अलग जो संप्रदाय हो चुके थे, अलग अलग धर्म जो हो चुके थे, उन सबका एक ही मार्ग है, अहिंसा परमो धर्म है, ये सब बताया उन्होंने और मानवता के मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन हम देखते हैं कि रीति काल तक आते आते जो धर्म की धारा थी, जो भक्ति की काव्य धारा थी, वो बिल्कुल पंकिल हो गई। जैसे बच्चों कोई नदी या कोई नाला बहता है, बिल्कुल उसमें स्वच्छ पानी चलता है, लेकिन आगे जाकर बिल्कुल उथला और चौड़ा हो जाता है और वहां जाकर वो पानी जब ठहर जाता है तो वह कीचड़ हो जाता है। तो यहाँ आकर भक्ति की धारा भी कीचड़ से युक्त हो चुकी थी। यहाँ मूल भाव भक्ति का नहीं रह गया था। यहाँ प्रेम और श्रृंगार प्रमुख होने के कारण, राजाओं के दरबारी कवि होने के कारण, राजा को प्रसन्न करने का उद्देश्य रखने के कारण उन्होंने केवल और केवल श्रृंगार, सौंदर्य, प्रेम, इन सब का वर्णन किया। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया, राधा और कृष्ण को एक साधारण नायक और नायिका बना लिया। प्रेम का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें भी नायिका का नाम राधा है और नायक कृष्ण है और दोनों की प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण है। साफ कहा है, रिझी है सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका का नई सुमिरन को बहानो है। आप देख लीजिए रीतिकाल का दृष्टिकोण था। तो जैसे दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है, वैसी ही रचना होती है। तो दृष्टि ही ये थी कि भाई हमने एक कविता रची है, यदि कोई अच्छे कवि इस पे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब तो ये कविता है। अन्यथा यूं समझ लो हमने राधा और कृष्ण का स्मरण ही कर लिया, इस बहाने हमने भगवान को याद कर लिया। आप देखिए संसार के बहाने भगवान को याद, बहुत बुरी स्थिति थी। और जब औरंगजेब आ गया तो उसमें बिल्कुल ही नैतिक पतन हो चुका था धर्म का, क्योंकि धर्म रह ही नहीं गया था। धर्म में अंधापन आ गया था, कट्टरता आ गई थी और औरंगजेब का मानना था कि केवल और केवल मेरा इस्लाम धर्म ही यहाँ पर रहे और कोई दूसरा धर्म रहे ही नहीं। तो उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया। बहुत सारे उनकी जो इमारतें हैं वो नष्ट कर दी गई, वहां मस्जिदें बना दी गई। बहुत सारे जो लोग थे हिंदू धर्म वाले, उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। तो बच्चों ये जो धार्मिक परिस्थितियां हैं ये भी अच्छी नहीं थी। ये जो नैतिक पतन की परिस्थितियां थी हमारी रीतिकाल की। और फिर आती आर्थिक परिस्थिति कैसी थी बच्चों। उस समय देश आजाद थोड़ी था, जो सरकारी नौकरियां थी उस समय तो राज दरबार की जो नौकरियां होती थी वही राज की नौकरी मानी जाती थी। तो राजा के दरबार में भर्ती होने के लिए बाकायदा काव्य लक्षण और ग्रंथ सीखते थे कवि और उनके दरबार में पहुंचने की कोशिश करते थे। अपनी कला का प्रदर्शन करके, चमत्कार प्रदर्शन करके राजा को रिझाने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से जो उन्होंने काव्य रचना करके वहां पे नौकरियां पाने की कोशिश करते थे, सेना में भर्ती की नौकरी थी और राजा के यहाँ दरबार की नौकरियां थी। तो इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था, 2 वर्ग में लोग
जिसमें राजा सामंत वर्ग जो थे, सामंत और दरबारी वो तो उच्च वर्ग में थे और बाकी सब निम्न वर्ग में ही आते थे। कारण कि दरबार की नौकरी करने वाले के पास सब कुछ है, उसके पास पावर भी है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन आम जनता जो थी वो बिल्कुल गरीब थी। और औरंगजेब ने आते आते तो हिंदुओं के ऊपर जजिया नामक कर भी लगा दिया था, टैक्स भी लगा दिया था, उनके तीर्थ पर भी टैक्स लगा दिया था। विभिन्न प्रकार के कर जो है वो जनता की कमर को तोड़ रहे थे। जनता, आम गरीब जनता जो है वो और भी ज्यादा गरीब होती जा रही थी और अमीर जो थे वो और भी अमीर होते जा रहे थे, क्योंकि इस युग में बच्चों कलाओं की बहुत जबरदस्त उन्नति हुई थी। स्थापत्य कला, बड़े बड़े भवन बनाए गए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, ताजमहल बनाया गया। ये था राजा तथा प्रजा। तो सामंतों ने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई। आज आप बीकानेर में भी देख सकते हो बहुत सारी हवेलियां हैं, वो उस जमाने की है। कारण राजा ने स्थापत्य कला को महत्व दिया तो पीछे पीछे दरबारी भी देंगे, वो भी अपने उन कलाकारों को बुला के बड़ी बड़ी हवेलियां बनवा रहे थे। बच्चों, राजा ने चित्रकारी को महत्व दिया, चित्रकार के द्वारा चित्र बनवा रहे थे महल में। आज भी आप उन हवेलियों में उन चित्रों को देख सकते हैं, क्योंकि उन सामंतों के पास पैसा था, विलासिता की भोग सामग्री थी उनके पास। उन्होंने खूब सुंदर हवेलियों को सजवाया, उनमें चित्र बनवाए, मूर्ति कला को बढ़ावा दिया, खूब मूर्तियां बनाई। नृत्य कला को बढ़ावा देते हुए राजा रोज नृत्य देखता था सुंदरियों के, और सामंत लोग भी थे, उनके यहाँ भी मुजरा हुआ करता था। तो बच्चों, यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत यहाँ पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। और दो वर्गों में एक वर्ग जो था अमीर था, सुखी था, भोग विलास में डूबा हुआ था, और दूसरा वर्ग जो थे साधारण आम जनता, किसान, गरीब थे, और वो अपनी खेती कर रहे थे, वो अपनी आजीविका का बड़ी मुश्किल से पालन चला कर रहे थे और उनका शोषण था। अब आती है अंतिम, साहित्यिक परिस्थिति कैसे थी। बच्चों, साहित्यिक परिस्थिति इस युग की बहुत अच्छी कही जा सकती है। इसलिए कही जा सकती है कि साहित्य का बहुत अच्छे से विकास हुआ, बहुत सारा मुक्तक काव्य इस युग के अंदर रचा गया, ब्रज भाषा का प्रांजल प्रयोग इस युग के अंदर हुआ, और लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। संस्कृत के अंदर, क्योंकि हिंदी की तो नानी की नानी है संस्कृत, तो संस्कृत के अंदर जो लक्षण ग्रंथ लिखे हुए थे, अलंकारों को लेकर, रस भेद को लेकर, नायक नायिका विवेचन को लेकर, ध्वनि इत्यादि को लेकर, तो इन्होंने क्या किया कि उन लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की, और उसमें स्वयं हिंदी के ही उदाहरण दिए इन्होंने बनाकर, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया। इसलिए जो साहित्यिक परिस्थिति है वो अच्छी कही जा सकती है। प्रांजल भाषा का प्रयोग हुआ, साहित्य का विकास हुआ, और इस साहित्य के अंदर प्रेम की अनुभूतियां भी है और दूसरी तरफ प्रेम की ऊहात्मकता भी है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि श्रृंगार का चित्रण है, अलंकारों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुआ है, और इस युग के अंदर विविध छंदों का भी प्रयोग किया गया। तो ये हमारी रीतिकाल की समग्र परिस्थितियां थी। एक इतिहासकार ने लिखा रीतिकाल के समय को लेकर कि उस समय गिद्धों के नीड़ में उल्लू रहने लगे थे, और बुलबुलों का स्थान, जो बुलबुल बोलती है मीठा, बुलबुल का स्थान कौवों ने ले लिया था, क्योंकि धीरे धीरे पतन हो गया था इन मुगलों का, और अंग्रेज यहाँ आ चुके थे, और धार्मिक कट्टरता ने भी बहुत सारे सामाजिकता का ह्रास कर दिया, धर्म का ह्रास कर दिया था, और संस्कृति पे कुठाराघात हो गया था। तो ये जो हमारा समय है, 1857 में तो बच्चों आपको पता होगा क्रांति हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, और वो क्रांति विफल रही थी, अंग्रेज आ चुके थे। ये समय आप देखिए 1843 तक का लगभग माना जाता है। उसके बाद हमारा आधुनिक काल आ जाता है। तो ये रीतिकाल था, इसके अंदर समाज के अंदर अनेक बुराइयां हैं, राजनीतिक स्थिरता होते हुए भी राजनीति के अंदर धीरे धीरे भोगविलासिता, फिर पतन, और उसके बाद अंग्रेजों का उत्थान, और धार्मिक परिस्थिति के अंदर धर्म की बुरी स्थिति, और धर्म के अंदर भोगविलासिता का स्थान, धर्मांधता, कट्टरता, धर्म परिवर्तन, और आर्थिक परिस्थिति में दरबार की नौकरी, दो ही वर्ग, और साहित्यिक परिस्थितियां बहुत अच्छी कही जा सकती है। धन्यवाद।